बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कोलैयन। कोलैयन क्या होता है? कोलैयन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर लार्जर फोर्स लगाते हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही थोड़े टाइम में अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कोलैयन हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बैट्समैन जो है वो बॉल को हिट करता है तो ये बॉल और बैट की कोलैयन होती है। अब देखें कि बॉल और बैट जो है एक दूसरे के साथ जो टच रहते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन बैट जो है वो बॉल के ऊपर जो फोर्स लगाता है, या उसका रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं कि बॉल जो बैट के ऊपर जो फोर्स लगाती है तो वो लार्ज होती है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मॉलर टाइम में लार्जर फोर्स एक्सर्ट करते हैं दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर, तो ये प्रोसेस जो है वो कोलैयन का प्रोसेस कहलाता है, टकराव कहलाता है। तो अ प्रोसेस इन विच the two bodies exert a relatively larger force in small interval of time on each other is called कोलैयन। अब याद रखें, कोलैयन किसी किस्म की भी क्यों ना हो तो उसमें बेसिक लॉ जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, ये सारे के सारे लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल ही होते हैं। अब कोलैयन जो हैं वैसे तो मुख्तलिफ जिनकी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से कोलैयन की डिवीजन करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अब आपने भी देखा होगा कि जब दो बॉल जो हैं या दो बॉडीज़ जो हैं कोलाइड होती हैं तो साउंड जनरेट होती है, हीट पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी, साउंड और हीट वगैरह जो है ये कहाँ से आती है? ये बेसिकली जो बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है उसी का एक फैक्ट अपना फ्रैक्शन जो है वो कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल जो कोलैयन होती हैं उसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की, मीन दोनों दो बाल्स हैं अगर सिस्टम में, तो दोनों बाल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो वो एनर्जी कहाँ जाती है? डेफिनेटली अगर दो बाल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रही हैं तो जब वो कोलैयन होती है उनकी तो साउंड जनरेट होती है, वो हीट अप होती हैं, और साथ ही साथ ये ध्यान में रखें कि बॉल जो है डिस्टॉर्ट होती है, उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ जो उनकी रिलेटिव मोशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सिस्टम है, मीन बॉल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जीज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी आमतौर पर जो बॉल्स की कांस्टेंट नहीं रहती। तो ऐसी कोलैयन जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की वो चेंज हो जाती है उसको हम नाम देते हैं इनएलास्टिक कोलैयन। लेकिन याद रखें टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, यानी कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन लेवल जो है एनर्जी का वो कांस्टेंट ही रहता है, टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है। और साथ ही साथ मोमेंटम जो है वो भी कांस्टेंट रहता है, यानी कि सिस्टम का जो मोमेंटम है वो भी तब्दील नहीं होता, टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, एक और बात इनमें रखें, लाजमी नहीं कि काइनेटिक एनर्जी कम ही हो, बाज़ दफ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग था, उसके ऊपर एक बॉल फेंकी गई तो स्प्रिंग जो है वो खुल गया, तो इसका क्या मतलब होगा? अब भी कोलैयन हुई है लेकिन अब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ है। तो आम तौर पर बच्चों के और बड़ों के ज़हन में यही होता है कि शायद काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम ही रहती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, दूसरी फॉर्म जो है एनर्जी की अपना कोलैयन की वो है इलास्टिक कोलैयन। तो इलास्टिक कोलैयन बेसिकली तो एक आइडियल केस है, लेकिन इन रियल जो है ये जो हमारे कुछ कोलैयन जो हैं उसमें हम कह सकते हैं कि ये जो आइडियल केस को रियल केस जो है वो अप्रोच करता है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि इलास्टिक कोलैयन क्या होती है। ऐसी कोलैयन जिसमें टोटल मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है,
लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है सिस्टम की, उसमें ना इंक्रीमेंट होती है ना वो डिक्रीज होती है, तो इस किस्म की कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कोलिजन में टोटल सिस्टम की जो टोटल मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट रहता है, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। तो इसकी वैसे हम एग्जांपल दे देते हैं, आपकी किताब में जिस तरह दिया हुआ है कि मार्बल फ्लोर के ऊपर अगर एक हार्ड बॉल जो है उसको फेंका जाए तो वो जब रिटर्न होगी तो तकरीबन सेम लेवल के ऊपर वो आ जाती है। लेकिन डेफिनेटली एक फ्रिक्शन जो है, एक छोटा सा हिस्सा जो है काइनेटिक एनर्जी का, वो साउंड वगैरह में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन तो नहीं होगी, नियरली इलास्टिक कोलिजन होगी। इसी तरह आप कह सकते हैं कि दो ब्लेड बॉल जो हैं उनका जब कोलिजन होता है तो भी वो तकरीबन उनकी कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन होती है, लेकिन परफेक्ट नहीं कह सकते। यानी कि वो एब्सोल्यूट काइनेट अपना क्या कहते हैं कि इलास्टिक कोलिजन नहीं होगी, उसमें भी डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट जो है वो लूज होता है। लेकिन चूँकि वो जो काइनेटिक एनर्जी में कमी बाकी होती है वो बहुत स्मॉल होती है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये तकरीबन इलास्टिक कोलिजन हुई है। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर कोलिजन जो है बाल्स की या बॉडीज़ की इस तरह की होती है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बाल्स जो हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते, एक ही सीध में अपना स्ट्रेट वे मूव करती रहती हैं, तो इस किस्म की कोलिजन को यहाँ हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली सिर्फ यही केस नहीं है कि बाल जो हैं वो जब हिट करती हैं एक दूसरे को तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करें, वो उसका जो पाथ है वो तब्दील भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो है सिंपलेस्ट केस जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन जो है वन डायमेंशन में अगर हो तो हमारी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं या जिस तरह यहाँ हमने स्पेशल केस लिया है कि इलास्टिक बॉल्स जो हैं, तो उनकी कोलिजन जब होती है इलास्टिक कोलिजन तो उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं उनमें क्या चेंज आती है, तो ये हम डिस्कस करते हैं यहाँ। तो ये देखें, ये हमारे पास दो बाल्स हैं, एक बाल ए है एक बाल बी है। बाल ए का मास है m1 है, बाल बी का मास है m2 है। इनिशियली बाल ए जो है v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और बाल बी जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब देखें एरोस के लिहाज से मैंने इसको शो करने की कोशिश की है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसकी वेलोसिटी कम है, लेकिन ये एक ही सीधे में मूव कर रही है, एक ही स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। समझने के लिए ऐसे करें कि एक हमारा गिलास पाइप है, उसके अंदर बाल जो हैं वो मूव कर रही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी समझिए कि ये जो हमारी सरफेस है ये कम्प्लीटली स्मूथ है, यानी कि यहाँ बाल जो हैं वो रोटेट नहीं कर रही बल्कि स्लाइड कर रही हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये। तो यानी कि ये बाल जब मूव करती हैं तो इनकी जो एनर्जी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ायद नहीं हो रही। तो ये बाल जो हैं ये इसकी वेलोसिटी, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसकी वेलोसिटी कम है, तो जाहिर है दोनों एक ही स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हैं। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, बाल ए जो है बाल बी को अप्रोच करते हुए इसको हिट कर जाएगी। अब यहाँ हिट करती है बाल, और हिट करने के बाद क्या होगा, यानी कि यहाँ इनकी होती है कोलिजन, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो है रिड्यूस हो जाती है, बिलफस वो v1 डैश हो जाती है, इसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज हो जाती है, कह लें कि वो v2 डैश के बराबर हो जाती है। अब डेफिनेटली इस कोलिजन में हम कहते हैं कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, ये दो बाल्स का जो सिस्टम है इसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसकी मास था m1, इसकी वेलोसिटी थी v1, तो m1 v1 इसका मोमेंटम प्लस m2 v2 इसका मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 डैश इसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, m2 v2 डैश इसका कोलिजन इसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका क्या मतलब हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करके हम ये इक्वेशन लिखते हैं मैथमेटिकली। तो अब ये देखें कि m1 वाला फैक्टर जो है हम इधर ले आते हैं,
ये m1 वाला फैक्टर इधर ले आते हैं, m2 वाला दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये इधर आएगा, ये नेगेटिव होगा, ये दूसरी तरफ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें m1 को कॉमन निकाल लें, इसमें m2 को कॉमन निकाल लें, तो ये आपके पास m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v2 भी आ जाएगा आपके पास। ये कह लें कि पहली इक्वेशन आ गई। अब ये देखें कि चूंकि कोलिजन जो हम कहते हैं कि इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो इस बाल की बिफोर टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और इस बाल की बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसी तरह कोलिजन के बाद इस बाल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर कोलिजन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ये होगी, आफ्टर कोलिजन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ये होगी। तो इनको हम इक्वेट कर देते हैं। अब देखें इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ, हाफ और हाफ, ये थारोली कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, m1 v1 स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा m2। अच्छा हाँ, साथ ही एक और स्टेप कर देते हैं कि ये देखें m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ये m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर आ गए, यानी कि हाफ जो है उसको तो हमने कैंसिल कर दिया, बाकी ये बचा। अब ये फैक्टर जो है इधर ले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे m1 v1 डैश स्क्वायर और ये इधर ले आए माइनस m1 v1 डैश स्क्वायर आ गया, यानी कि m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 डैश स्क्वायर, ये वाला इधर आ गया। इसको दूसरी तरफ ले जाए तो ये आपके पास आ जाएगा m2, ये वाला m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर। ये देखें ये फैक्टर इधर है, ये फैक्टर इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो साइन नेगेटिव आएगा। अब ये फैक्टर जो है वो इधर ही है, यानी कि ये इधर ही है, ये फैक्टर जो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया तो ये फिर नेगेटिव आ जाएगा। एक स्टेप मैंने यहाँ मिस कर दिया है, मेरे ख्याल में बात समझ आ जाएगी। तो ये यहाँ से देखें m1 को कॉमन निकाल लिया, तो ये बाकी क्या बचा v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर, और यहाँ से m2 को कॉमन निकाल लिया, v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आ गया। अब यहाँ फार्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आ जाएगा m1 v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश, और यहाँ भी वही फार्मूला लगाते हैं v2 डैश प्लस v2 डैश माइनस v2। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन ये आ गई, इसको ऊपर रख के उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये जब हम दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन जो डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये पार्ट ऊपर आ जाएगा और वो उसका लेफ्ट साइड जो है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये ऊपर, ये वो वाला नीचे आ जाएगा। तो ये आप कॉमन फैक्टर जो है इसमें कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी क्या बचता है v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। अब हम क्या करते हैं, ये देखें ये है v1, ये v2 इधर ट्रांसपोर्ट कर दें और ये v1 डैश जो है दूसरी तरफ ले जाए, तो ये आ जाएगा v1 माइनस v2 और ये क्या आ जाएगा v2 डैश माइनस v1 डैश। अब इसको यूँ लिखा जा सकता है माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश, नेगेटिव साइन जो है बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ बड़ी पर्टिकुलर बात जो है आपके सामने आई वो क्या कि v1 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू v2, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये इन दोनों का डिफरेंस किस चीज़ को शो करता है, मिसाल के तौर पर ये बॉल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये बॉल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इनकी वेलोसिटीज का जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली उस वेलोसिटी को शो करेगा जिस वेलोसिटी से ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट 5 मीटर पर सेकंड होगी। यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ ए जो है बी को अप्रोच कर रही होगी वो इन दोनों वेलोसिटीज का, इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज का डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम ये कह सकते हैं कि ये
वो वेलोसिटी है, यानी कि v1 माइनस v2, ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बॉल ए जो है बॉल बी को अप्रोच कर रही है। और इसी तरह यहाँ देखें, ये है v1 डैश, ये है v2 डैश। अब बिल फर्ज ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 5 मीटर पर सेकंड है, तो इनकी वेलोसिटी का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा नेगेटिव। और साथ ही ये होगा कि इनकी वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा वो 5 मीटर पर सेकंड ही होगा, यानी दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस होगा। लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो प्रोसेस यहाँ हो रहा था, यहाँ पे प्रोसेस उसका रेसिप्रोकल हो रहा है। क्या मतलब कि यहाँ दोनों बाल्स एक दूसरे की तरफ आ रही थी, एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी, लेकिन यहाँ दोनों बाल जो हैं एक दूसरे से सेपरेट हो रही है, एक दूसरे से अलग हो रही है। तो ये नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस इलास्टिक कोलिजन में अगर दो बाल जो हैं वन डायमेंशन मूव करती हैं, तो जिस वेलोसिटी के साथ ये दोनों बाल बिफोर कोलिजन एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी, उसी वेलोसिटी के साथ ये कोलिजन के बाद एक दूसरे से सेपरेट होंगी। मिसाल के तौर पर अगर ये कोलिजन से पहले एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, तो कोलिजन के बाद जब इनकी इलास्टिक कोलिजन हो जाती है, तो कोलिजन के बाद भी इनकी जो वेलोसिटी होगी सेपरेशन की वो 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। यानी कि जिस स्पीड के साथ दोनों बाल्स कोलिजन से पहले एक दूसरे की तरफ आ रही थी, कोलिजन के बाद उसी वेलोसिटी से ये एक दूसरे से अवे जाएंगी। तो ये यहाँ से हमने रिजल्ट अफ्स किया कि वन डायमेंशन में जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो दो बॉडीज़ की, तो वो जिस वेलोसिटी के साथ, जिस स्पीड के साथ वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही थी बिफोर कोलिजन, उसी वेलोसिटी के साथ ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। यानी यहाँ ज़हन में रखें, मैं वेलोसिटी और स्पीड को मिक्सअप कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि ये है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में चूँकि वेलोसिटीज़ जो हैं सारी ऑब्जेक्ट की एक ही डायरेक्शन में होंगी, तो डायरेक्शन को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। आपको पता है कि जब वेक्टर जो हैं एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनको डील किया जा सकता है, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है बिल्कुल उसी तरह की होती है जिस तरह के स्केलर्स की होती है। अल्लाह हाफिज़। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कोलिजन के बाद ए बाल की वेलोसिटी कितनी होगी और बी बाल की वेलोसिटी कितनी होगी, उसको किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है और वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये दो इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं। ये हमने कहा था कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश, या यहाँ से हम v2 डैश की वैल्यू निकाल लें तो ये आपके पास आ जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश। अब ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन में इसकी v2 डैश की वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास क्या आएगा, ये देखें m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2, और v2 डैश की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v1 माइनस m2 v2 प्लस m2 v1 डैश। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि v1 डैश वाले फैक्टर तो इधर ही रहने देते हैं, ये दोनों दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली इनके जो साइन हैं वो तब्दील हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m2 v1 और ये प्लस m2 v2, तो यहाँ क्या है बचेगा बाकी, ये m1 v1 डैश प्लस m2 v1 डैश। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए इसमें v1 है इसमें v1 है, तो इन दोनों फैक्टर्स में से v1 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये यहाँ बचेगा m1, यहाँ बचेगा m2, तो m1 माइनस m2, ये v1 कॉमन निकाल लिया। अब ये देखिए m2 v2 m2 v2, तो ये आ जाएगा 2m2 v2, और इधर क्या बचेगा, इसमें से v1 डैश को कॉमन निकाल लें, यहाँ m1 आ जाएगा, यहाँ m2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये m1 m2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमें v डैश की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा v डैश, ये देखिए ये फैक्टर इधर डिवाइड करेंगे तो m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2 इंटू v1,
प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। अब बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखें, जिस तरह हमने v2 डैश को कॉमन निकाल के उसकी वैल्यू सॉरी v2 डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में से उसमें पुट कर दी थी। अब बजाय इसके कि v2 डैश की वैल्यू निकालें, हम यहाँ से v1 डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो कैसे होगा ये देखिए, ये इसको इधर ले जाएं, बाकी सारे फैक्टर इधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 प्लस v2। अब ये वैल्यू जो है ये वाली, ये इस इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे और इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये v2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप v1 डैश और v2 डैश मीन कोलिजन के बाद a बाल की वेलोसिटी क्या होगी, कोलिजन के बाद b बाल की वेलोसिटी क्या होगी, आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी रहे इसके स्पेशल केस, वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।